हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि द्रमुक सांसद के बिगड़े बोल, हिंदी पट्टी राज्यों को कहा गौमूत्र राज्य। तो ये भाजपा को हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में जो जीत मिली है उस पर तंज कसते हुए द्रमुक सांसद DNV सेंथिल कुमार एस ने मर्यादाएं लांघ दी हैं एक तरीके से, कि क्षेत्रीय भेदभाव के अपनी सोच को उन्होंने बेहिचक संसद में रखते हुए कहा कि जितने भी हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं वो गौमूत्र राज्य हैं। यही नहीं, दक्षिण के राज्यों में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन का मखौल उड़ाते हुए चुनौती दी कि वह दक्षिण भारत में नहीं आ सकती है। इसमें लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान पहले तो जो द्रमुक सांसद हैं सेंथिल ने जम्मू कश्मीर को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़े किए और कहा कि कोई भी केंद्र शासित राज्य हमेशा राज्य की श्रेणी में नहीं आना चाहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर उल्टा हुआ है कि उसे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। सेंथिल ने आरोप लगाया कि भाजपा जानती थी कि वहां चुनाव नहीं जीत सकती है, इसलिए उपराज्यपाल के माध्यम से शासन करने के लिए उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली जीत पर कहा है कि भाजपा केवल हिंदी पट्टी वाले राज्यों में ही जीत दर्ज कर सकती है। देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भाजपा की ताकत केवल इन्हीं राज्यों में जीतने की है जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। उन्होंने इसके आगे ये बोला कि हमें आश्चर्य नहीं है और नहीं होगा अगर उनके पास इन सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का विकल्प हो, ताकि आम जो चुनाव होते हैं उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो सत्ता में आ सके। सेंथिल के बयान पर भाजपा सांसदों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और इसे हिंदी सनातन विरोधी मानसिकता करार दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एक निशान, एक प्रधान और एक विधान सिर्फ नारा नहीं। देखिए, केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने साफ किया है कि एक निशान, एक प्रधान और एक विधान सिर्फ एक नारा नहीं है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय द्वारा एक निशान, एक प्रधान और एक विधान को राजनीतिक नारा बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत पर हमें पूर्ण विश्वास है और जम्मू कश्मीर में इसे लागू भी किया है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई है। विपक्ष के उठाए मुद्दों पर शाह बुधवार को बिंदुवार जवाब देंगे। पुनर्गठन संशोधन विधेयक में विस्थापित कश्मीरियों और गुलाम जम्मू कश्मीर से आए विस्थापितों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है। आरक्षण संशोधन विधेयक में SC, ST और OBC के लिए शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मंगलवार को चर्चा के दौरान किसी भी दल ने आरक्षण का विरोध तो नहीं किया, लेकिन बयानबाजी खूब हुई है। दोनों संशोधन विधेयकों पर बोलते हुए सौगत राय ने बंगाल से आने वाले जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हवाला दिया। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कश्मीर के लिए उनके बलिदान को भी याद करना चाहिए। फिर सौगत राय ने कहा कि वह जिस कॉलेज में पढ़ते थे वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर था। मुख्यमंत्रियों को लेकर भाजपा का मंथन, हिट नहीं फिट चेहरा चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने किसी चेहरे को आगे नहीं किया है, बल्कि वहां प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी इनमें से किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर अभी तक कोई संकेत नहीं दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। दरअसल यह विकल्प को लेकर कोई संकट नहीं है। हिट या कहें कि चर्चित चेहरे की कतार है, लेकिन पार्टी आला कमान की नजरें इनमें से उन चेहरों को तलाश रही है जो न सिर्फ इन राज्यों में सक्षम नेतृत्व दे सके, बल्कि अगले वर्ष होने जा रहे लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी प्रत्येक समीकरण में फिट बैठ सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। क्षेत्रीय दिग्गजों के नहीं आने से टली INDIA यानी कि इंडिया की बैठक। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की बुधवार को प्रस्तावित बैठक नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, अखिलेश यादव सरीखे सहयोगी दलों के नेताओं के शामिल नहीं होने के कारण टाल दी गई। इन नेताओं की अनुपलब्धता को देखते हुए कांग्रेस ने बुधवार की बैठक को इंडिया
की अनौपचारिक समन्वय बैठक में तब्दील कर दिया। 5 राज्यों के चुनाव के बाद बदले राजनीतिक हालात के मद्देनजर इंडिया के शीर्ष नेताओं की बैठक अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होने के संकेत हैं, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की रणनीति को नए सिरे से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हिंदी पट्टी के राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पराजय से इंडिया में शामिल क्षेत्रीय दलों की बेचैनी बढ़ गई है और कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है। चुनावी पार्टियों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद विपक्षी दलों की राजनीति को ट्रैक पर रखने के लिए कांग्रेस ने 6 दिसंबर को इंडिया की बैठक बुलाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पूर्व निर्धारित उत्तर बंगाल दौरे के कारण आने में असमर्थता जता दी थी। नेक्स्ट न्यूज है, आतंकवाद से निपटने में भारत और केन्या बढ़ाएंगे आपसी सहयोग, मोदी। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और केन्या ने साथ मिलकर बीती सदी में औपनिवेशिक ताकतों का मुकाबला किया है। दोनों देशों का साझा इतिहास और भविष्य है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो के साथ साझा बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और केन्या इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। आतंकवाद से मुकाबले के लिए दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों देशों के संबंधों की मजबूती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केन्या को अपना दूसरा घर मानने वाले भारतीय मूल के लगभग 80,000 लोग हमारे संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या से मिल रहे समर्थन के लिए केन्या के राष्ट्रपति रूतो का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज संस्कृति आदान प्रदान समझौते पर हस्ताक्षर होने से हमारी आपसी निकटता और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मैरीटाइम सहयोग पर बातचीत हुई है। दोनों देश हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और हम केन्या को कृषि क्षेत्र में सहयोग देने और अपने अनुभवों का लाभ देने के लिए तैयार हैं। साथ ही हम तकनीकी क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। भारत कृषि के आधुनिकीकरण के लिए केन्या को $25 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बैंकों ने 5 वर्षों में 10.57 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले हैं। बैंक ने पिछले 5 वित्त वर्षों के दौरान 10.57 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले हैं। धोखाधड़ी के चलते बट्टे खाते में डाले गए 93,874 करोड़ रुपए भी इसमें शामिल हैं। बट्टे खाते में डाली गई कुल रकम में से 5.52 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगों से संबंधित कर्ज थे। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने राज्यसभा में बताया कि बैंकों ने 5 साल की अवधि के दौरान लगभग 7.15 लाख करोड़ की गैर निष्पादित संपत्तियों की वसूली भी की है। उन्होंने बताया कि एनपीए की वसूली के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। कराड़ ने कहा कि कर्ज को बट्टे खाते में डालने से कर्जदाता को कोई लाभ नहीं होता है। बैंक कर्जदाता से वसूली प्रक्रिया को जारी रखता है। देश के पुलिस बलों में लगभग 11.75% महिलाएं। केंद्र सरकार द्वारा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़कर 33% करने के लगातार प्रयास के बावजूद वर्तमान में देश के पुलिस बलों में महज 11.75% महिलाएं हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 2014, 15, 19, 21 और 22 में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन को पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% करने की सलाह जारी की थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सभी राज्य सरकारों से रिक्त कांस्टेबल और उप निरीक्षक पदों को परिवर्तित कर महिलाओं के लिए अतिरिक्त कांस्टेबल और उप निरीक्षकों के पद सृजित करने का अनुरोध किया गया था। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक थाने में 3 महिला उप निरीक्षक और 10 महिला कांस्टेबल होनी चाहिए ताकि 24 घंटे महिला हेल्प डेस्क चालू रहे। जजों की नियुक्ति संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई, वाद सूची से हटाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता प्रशांत भूषण समेत कुछ वकीलों ने जब कहा कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद बड़ी अदालतों के जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई को वाद सूची से भी
से ही हटा दिया गया है। यह बहुत ही विचित्र स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल ने कहा कि कुछ चीज़ें अन्य कहीं छोड़ देनी चाहिए। प्रशांत भूषण ने मंगलवार को जस्टिस एस.के. कौल और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ को अवगत कराया कि पिछले आदेश में एक निर्धारित तारीख दी जाने के बावजूद यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने आग्रह किया कि इसे सूचीबद्ध नहीं करने पर रजिस्ट्री से गायब जवाब तलब किया जाना चाहिए। यूपीए के ज़माने में फ़ोन बैंकिंग से अपात्र लोगों को दिलवाया गया लोन। बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियां यानी कि एनपीए या डूबे हुए कर्ज के सवाल पर मंगलवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के दौरान फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से नेताओं ने बैंकों में हस्तक्षेप किया और बैंकों को घाटा उठाने वाला संस्थान बना दिया है। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और वह कमज़ोर श्रेणी में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि उस समय फ़ोन उठाकर बैंकों से ये कहा जाता था कि अमुक व्यक्ति बैंक में आएगा और उसको लोन देना है, मतलब लोन देने के लिए उस व्यक्ति की योग्यता नहीं देखी जाती थी। फ़ोन आने पर का मतलब ही था कि उसे लोन मिल जाएगा। जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसमें 10 साल के शासनकाल में इस प्रकार का चलन खूब रहा है। वैसे व्यक्ति को लोन देने के लिए फ़ोन किया जाता था जो बिल्कुल भी पात्र नहीं होता था। भारत में पिछले साल कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से आधा रहा। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2022 में लगभग 5% बढ़कर 2 टन तक पहुंच गया, लेकिन यह अब भी वैश्विक औसत से आधा कम है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में पहले स्थान पर रहा है, जहां हर व्यक्ति ने 14.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किया है। इसके बाद रूस 11.4 टन, जापान 8.5 टन, चीन 8 टन, यूरोपीय संघ यानी कि ईयू में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 6.2 टन रहा है। शहरों में भूजल स्तर जांचने को नए सिस्टम की जरूरत। शहरों में भूजल के स्तर को जांचने के लिए अलग प्रणाली की जरूरत है, क्योंकि इनकी परिस्थितियां बाकी जगहों से अलग है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की इस साल की वाटर असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भूजल स्तर का अलग आकलन किया जाना चाहिए। हाल में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज का आकलन काफ़ी कुछ ग्रामीण इलाकों के अनुरूप ही है, लेकिन रिचार्ज के स्रोत में अंतर होने के कारण इसे पूरी तरह सटीक आंकड़े मिलाना कठिन है। इनके आंकड़ों की सटीकता का सदैव संशय रहता है। भूजल निकलने वाले ढांचे से संबंधित आंकड़े तो उपलब्ध हैं, लेकिन रिचार्ज का क्या स्तर है यह कितना है इसका पता लगा पाना कठिन है। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में पानी के स्रोतों की गणना तक मुश्किल है। इसलिए बोर्ड की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि वास्तविक डिमांड और सतह वाले स्रोतों से पानी की आपूर्ति के अंतर को भूजल स्रोतों से निकासी के रूप में लिया जाना चाहिए। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। 2030 तक तीसरी बड़ी आर्थिकी होगा भारत। देखिए, वर्ष 2030 तक दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होगी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की आर्थिक गतिविधियों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। अभी भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3.75 लाख करोड़ डॉलर से अधिक हो गया है और वर्ष 2030 तक यह आकार 7 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। अभी जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है। S&P ने कहा है कि अगले 3 वर्ष तक भारत सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश होगा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2026-27 तक 7% तक पहुंच जाएगी। हालांकि RBI ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में विकास दर क्रमशः 7.8% व 7.6% रही है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियां 1 साल के निचले स्तर पर। मूल्य के दबाव में कमी के बावजूद नवंबर में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां 1 साल के निचले स्तर पर रही हैं। नए ऑर्डर की गति धीमी रहने और मैन्युफैक्चरिंग में आशाजनक विस्तार नहीं होना भी इनकी एक बड़ी वजह है। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज बिजनेस इक्विटी इंडेक्स अक्टूबर के 58.4 से गिरकर नवंबर में
56.9 पर आ गया। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की भाषा में 50 से ऊपर का मतलब विस्तार है, जबकि 50 से नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है। सर्वे 400 सेवा क्षेत्र की कंपनियों को भेजी गई प्रश्नावली के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से। दाऊदी वोहरा समुदाय के प्रमुख को निशाने पाकिस्तान दिया गया है। दाऊदी वोहरा समुदाय के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को मंगलवार को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सैफुद्दीन को सम्मान प्रदान किया। हर वर्ष 14 अगस्त को पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और 23 मार्च को राष्ट्रीय दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। हालांकि विशेष मामलों में तारीखों का पालन नहीं किया जाता है। निशाने पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय मोरारजी देसाई थे। 1990 में राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान ने उन्हें सम्मानित किया था। अमेरिका के शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों ने भारत से द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। अमेरिका के प्रधान उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जोनाथन फाइनर ने वरिष्ठ भारतीय उत्तराधिकारियों के साथ उभरती प्रौद्योगिकी और खालिस्तान समर्थक गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को व्हाइट हाउस भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी में एक प्रमुख मील का पत्थर मानता है। फाइनर के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने 4 दिसंबर को नई दिल्ली में ICTE पर भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री से बातचीत की है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को इसे रणनीतिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग के रूप में परिभाषित किया है। तो ये आज का 6 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।